अब मैं मियाँ साहब आपके पास आता हूँ। कभी मुल्क को एशियन टाइगर बनाने का दावा नहीं किया, कभी भी लाहौर को पेरिस बनाने का दावा नहीं किया। मैंने हमेशा ये बात की है कि इस्लामी फ़लाई रियासत बनाने जा रहा हूँ। तो आप समझते हैं ये इस्लामी फ़लाई रियासत बनने जा रही है? क्या जवाब दूँ इसका? ये आज का स्टेटमेंट है वज़ीर आज़म साहब का। अब इसका जवाब क्या दूँ मैं? बात यह है कि देखें, फिर वही बात है कि मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है सर अवाम के साथ, ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ। देखें, फ़लाई रियासत कहाँ है? आपने सियालकोट में जो हुआ वो देखा, ये इस्लामी फ़लाई रियासत। जी हाँ जी, तो आपने देख लिया। जो कल फैसलाबाद में हुआ है वो देख लिया। बात यह है कि लोगों ने क्यों कानून हाथ में लेना शुरू कर दिया है? लोगों में एंगर क्यों बढ़ रहा है? लोगों में फ्रस्ट्रेशन क्यों बढ़ रही है? और अब तो मॉब, ये नहीं कोई एक आदमी का, दो आदमी का या 10 आदमी ने कोई मिलके क्राइम कर लिया हो, ठीक है। कल पुलिस वाले ने यहाँ पे एक बच्चे को मार दिया। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्यों बढ़ रही हैं? तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई गलती है, कहीं ना कहीं कोई खामी है। हम एक इस्लामी फ़लाई रियासत की तरफ नहीं बढ़ रहे, सॉरी टू से। हम बल्कि मैं समझता हूँ कि अनार्की की तरफ जा रहे हैं। हमें चीज़ों को बहुत जल्दी और येस्टरडे बेसिस के ऊपर दुरुस्त करने की ज़रूरत है। इसमें इस वक्त पोजीशन ये है कि हम तहरीक लब्बैक के बारे में कभी उसको कहते हैं कि इंडियन एजेंट है, कभी हम उसको कहते हैं कि दहशतगर्द है, कभी हम उसको ब्लैक लिस्ट करते हैं, कभी हम उसको बच्चे कहते हैं, कभी हम उनको बच्चे कहते हैं कि जी गुस्सा आ गया। बात यह है कि हम क्या कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम एक बिल्कुल कंफ्यूज्ड स्टेट में रह रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रही कि हम किसको क्या लेबल लगाएं, किसको क्या कहें। अब जो लाहौर में उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जी हमने कभी इसको पेरिस बनाने की बात नहीं की, हम इस्लामी, पहले ये कहते थे जंगला बस के हवाले से कि जी लाहौर में जंगला बस है, हम पेशावर में नहीं बनाएंगे। फिर पेशावर में इन्होंने बनाई और 3 गुना ज़्यादा कॉस्ट के ऊपर बनाई। बात यह है कि हम क्यों लाहौर को पेरिस नहीं बनाएंगे? सही बात, ठीक। हम क्यों मियाँ वाली को पेरिस नहीं बनाएंगे? हम क्यों कराची को पेरिस नहीं बनाएंगे? क्यों हम अंधेरों में उसको धकेलेंगे? हम ये जितने हमारे शहर हैं, हमें तो चाहिए इनको पेरिस बनाएं, हमें तो चाहिए अपने शहरों को डेवलप करें, हमें तो चाहिए इन आवाम के ऊपर, लोगों के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर हम इन्वेस्ट करें। बात यह है कि ये अंधेरों में डूबेगा तो कब डूबेगा? अंधेरों में इस तरह से डूबेगा कि जब आप IMF के सामने डिफ़ॉल्ट करेंगे, जब आप वर्ल्ड बैंक के सामने डिफ़ॉल्ट करेंगे, जब आप अभी स्कूक बॉन्ड्स की पेमेंट करनी है उसके लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे। तो जब ये सिचुएशंस होंगी फिर आप नील डाउन होंगे, फिर आप लकीरें निकालेंगे नाक से, और फिर आप इस तरह ज़िल्लत आमेज़ शराइत के ऊपर लोगों से कर्ज़े मांगेंगे और कर्ज़े लेंगे। आप अपनी बेल्ट क्यों टाइट नहीं करेंगे? आप क्यों नहीं उनको रिस्पॉन्सिबल खड़ा करेंगे कि जिन्होंने ये गलत डिसीजन लिए? आखिर आप, ठीक है, हम करप्शन के ऊपर नहीं जाते, हम जाते हैं रिजल्ट्स के ऊपर। आप 5.8% पे आपको इकॉनमी मिली तो चलिए कोविड की वजह से आप माइनस में चले गए, लेकिन अब पोस्ट कोविड तो आप चीज़ों को ठीक करें ना। अब इस वक्त जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इकॉनमी हम करने जा रहे हैं IMF के देखिए, हमारा इसमें एक बड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। हम समझते हैं कि महंगाई का मुकाबला आप इनकम बढ़ा के कर सकते हैं। दूसरा मकतबा फ़िक्र है, वो कहता है कि महंगाई का मुकाबला चीज़ों को सस्ता करके कर सकते हैं। ठीक, हम समझते हैं कि आप इनकम बढ़ाएं, आप लोगों के रोज़गार बढ़ाएं, आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाएं, मौके बढ़ाएं, ताकि लोग महंगाई का मुकाबला जो है वो इनकम के साथ कर सकें। उसके लिए आपको बिजनेसेस को प्रमोट करना होगा, आपको उन्हें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस देनी होगी। आप 108वें दर्जे पे हैं, सॉरी टू से। आप क्यों नहीं चीज़ों को ठीक कर पाते हैं? आप इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों ठीक नहीं कर पाते? ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो आज के दौर में रॉकेट साइंस है। इन चीज़ों को अगर हम ठीक कर लें तो आप यकीन जानिए कि पाकिस्तानी वो कौम है कि आप इनको कंस्ट्रक्टिव सरगर्मियों की तरफ लगाएं तो ये इंडस्ट्री में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी आपने एक सही पॉलिसी दे दी, जो टर्फ स्कीम थी स्टेट बैंक की, उसमें आपने 300 अरब रुपया या 350 अरब रुपया दिया, और उससे आप देखें आपकी $5 अरब की एक्सपोर्ट बढ़ गई।